हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आईआईटी जेईई 2011 पेपर 2। मैं एज ए स्टूडेंट पेपर सॉल्व करूंगा। और सबसे पहले ये बात बता दूं कि ये जो आईआईटी जेईई या फिर जेईई एडवांस का जो पेपर होता है, ये प्योरली कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। ठीक है, तो हमें बेसिकली मेन फोकस रखना है कॉन्सेप्ट पे। किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ने के बाद लाइन ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं उस पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ। तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं पेपर। सबसे पहला सेक्शन है हमारा सिंगल करेक्ट टाइप। इसमें क्या होगा, मेनली चार ऑप्शंस गिवन होंगे, सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा चारों में से। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन में बोला गया लेट पी 6,3 बी ए पॉइंट ऑन दी हाइपरबोला। हमारे पास एक जनरल हाइपरबोला गिवन है, डेट इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ इफ द नॉर्मल एट द पॉइंट पी, ये जो पी पॉइंट है एग्जैक्टली लाइक किस पे कर रहा है, हाइपरबोला पे। ठीक है, अब अगर इसी पॉइंट पे हम लोग इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करें एट पॉइंट पी इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 9,0, तो हमारा जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है 9,0 पे। देन व्हाट इज द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ दिस हाइपरबोला। देखो सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे क्या सोचना चाहिए कि हमारे पास एक हाइपरबोला का इक्वेशन गिवन है, वो जनरल ऐसा है कुछ भी। ठीक है, अब इस पे कोई भी पॉइंट 6,3 है, तो वो ऑब्वियसली दिख रहा है हमें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने वाला है 6,3। दिस इज पॉइंट पी 6,3। ओके, अब इस पॉइंट पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ, यहाँ टेंजेंट यहाँ पे नॉर्मल नॉर्मल ड्रॉ करूँ, तो वो जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो कहाँ पे कट कर रहा है, 9,0 पे। देन हमें निकालना है एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। सबसे पहली बात तो एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला होता क्या है, तो सबको ये पता होना चाहिए। एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला इज रूट अंडर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला तो हमें पता होना चाहिए। अब इस फॉर्मूला को देखते ही हमें समझ में आ गया कि हमें क्या निकालना पड़ेगा। किसी भी तरीके से ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अच्छा, उसको निकालने के लिए उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि इस पे जो पी पॉइंट पे नॉर्मल है वो 9,0 से पास करती है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे इस पे। अब नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे कैसे, या तो तुम्हें डायरेक्टली फॉर्मूला याद हो नॉर्मल का, या तो अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो तुम कैसे जाओगे, टेंजेंट का स्लोप निकालने आता है तुम्हें। टेंजेंट का अगर स्लोप निकालने आता है तो तुम क्या कर सकते हो, टेंजेंट का स्लोप निकाल के नॉर्मल का स्लोप निकाल सकते हो। डी वाई बाई डी एक्स से टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, उसके बाद नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। नॉर्मल का स्लोप आ गया तो तुम ये पॉइंट से पास करने वाला लाइन लिख सकते हो। अच्छा, उसके बाद तुम क्या करोगे, वो वाली नॉर्मल 9,0 से भी पास होगी, तो वो उसको सेटिस्फाई करेगी। वहाँ से तुम्हारे पास ए और बी में एक कंडीशन आ जाएगा। ओके, ए और बी में कंडीशन आ गया अगर, देन एक और कंडीशन चाहिए होगा, या तो ए और बी में डायरेक्टली ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर या बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर टाइप कंडीशन आ जाएगा। नहीं तो तुम क्या कर सकते हो, ए और बी में एक कंडीशन आ ही चुका है और ये दूसरा कंडीशन क्या लगाओगे कि ये वाला पॉइंट लाइज ऑन दिस नॉर्मल, ये भी कर सकते हो। चलो एक और मेथड क्या कर सकते हो कि अगर ये नॉर्मल है, ये 6,3 से पास कर रहा है और 9,0 से पास कर रहा है, तो इसका स्लोप मुझे पता है। ठीक है, इसका स्लोप मुझे पता है और मैं नॉर्मल का स्लोप यहाँ से निकाल सकता हूँ इसके इक्वेशन से। कैसे, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो। जब डिफ्रेंशिएट करोगे यू विल गेट 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स या वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब इस इज इक्वल टू 0 को मैं हटा के यहाँ पे इज इक्वल टू लगा रहा हूँ, 2 से 2 कैंसिल कर रहा हूँ। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स या फिर वाई डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो तुम्हें दिख रहा होगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन वाई, ये आ गया। अच्छा, तुम ये वाला जो डेरिवेटिव है ये किस पॉइंट पे निकाल रहे हो, तुम बोलोगे सर मैं तो निकाल रहा हूँ 6,3 पे। 6,3 पे निकाल रहे हो तो डाल दो भाई, डी वाई बाई डी एक्स एट 6,3 कितना आएगा देख लो। तो तुम्हें पता है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 3, डेट इज 2। तो 2 इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ रही है स्लोप ऑफ टेंजेंट।
dy/dx स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। अच्छा, स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर पता चल चुका है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना बहुत ही आसान। एम नॉर्मल विल बी माइनस ऑफ 1/m टेंजेंट, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ इसका रेसिप्रोकल डेट इज a² / 2b²। ये तुम्हारा हो गया स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट पॉइंट 6,3। अब तुम्हें डायरेक्टली पता है कि ये 10 नॉर्मल जो है 6,3 एंड 9,0 से पास कर रही है, तो वहाँ से भी स्लोप निकाल सकते हो। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 3 माइनस 0 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 6 माइनस 9। कितना आ रहा है ये देखो, 3 माइनस 0 इज 3, 6 माइनस 9 कितना होता है 3 विथ नेगेटिव साइन, ये तो -1 आ रहा है भाई। अच्छा, मतलब इसको इक्वेट करना है -1 से, मैंने इक्वेट कर दिया। यहाँ से दिख रहा होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a² / b² कितना आ गया 2 आ गया। अच्छा, a² / b² चाहिए नहीं था मुझे, b² / a² चाहिए था, तो b² / a² कितना आ गया 1/2 आ गया। हो b² / a² अगर आ गया तो मैं तो एक्सेंट्रिसिटी बहुत ही आसानी से निकाल सकता हूँ। कैसे, वी नो डैट एक्सेंट्रिसिटी इज √1 प्लस b² / a², वो तो 1/2 है, तो दिख रहा है रूट के अंदर कितना 3/2। कौन सा ऑप्शन बता दो, ऑप्शन नंबर बी। आई गेस सबको समझ में आ गया कितना मल्टीपल तरीका है हमें सोचने का, ठीक है। चलो, दिस मीन्स कि अगर तुम्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं भी आता था, अगर तुमने कैलकुलस थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ा है, बेसिक कैलकुलस भी जानते हो, तुम ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कॉमन रूट। देखो, कॉमन रूट के कंडीशन वगैरह याद नहीं रखने का जरूरत है, ठीक है। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ अपने रिवीजन सीरीज में कि अगर तुम्हें कंडीशन याद नहीं भी है कॉमन रूट का, तुम बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कॉमन रूट का। तुम ऐसे सोचो कि द वैल्यू ऑफ b फॉर विच द इक्वेशन दिस, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, हैव वन कॉमन रूट। इन्होंने फिक्स कर दिया वन रूट कॉमन। टू रूट कॉमन का तो कंडीशन सबको पता होता है ना, टू रूट कॉमन है मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 बेसिकली। लेकिन वन रूट का कंडीशन याद नहीं रख पाते हैं बच्चे, ऑब्वियसली याद नहीं रखना चाहिए, मैं रिकमेंड भी नहीं करता हूँ याद रखने का। मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर एक रूट कॉमन है तो मान लेते हैं इसका भी एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट कुछ बीटा है, नहीं पता मुझे। इसका भी एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट बीटा नहीं है, गामा है, क्योंकि अगर बीटा हो जाएगा तो बोथ रूट कॉमन हो जाएगा। अच्छा, अगर दोनों का रूट अल्फा अल्फा कॉमन है तो अल्फा विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन एज वेल एज दिस इक्वेशन। सिंपल, चलो सेटिस्फाई कर देते हैं। α² प्लस b α -1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इसमें डालोगे तो α² प्लस अल्फा प्लस b इज इक्वल टू 0। तुम्हें दिख रहा होगा कि α² कैंसल आउट हो जाएगा अगर मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे α² कैंसल आउट हो गया, अल्फा कॉमन लिया, b -1 -1 b इज इक्वल टू 0। अच्छा, बता दो भाई अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई। तुम बोलोगे सर अल्फा की वैल्यू तो बहुत सिंपल है, अल्फा विल बी इक्वल टू 1 प्लस बी, ये दोनों इधर आया तो 1 प्लस बी डिवाइड बाय b -1, और वी कैन से डेट b + 1/b-1 अल्फा की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से फ़ायदा क्या हुआ सर, फ़ायदा ये हुआ, नाउ अल्फा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस और दिस, किसी एक में तुम सब्सटीट्यूट कर सकते हो। किस में सब्सटीट्यूट करना पसंद करोगे ये डिपेंड करता है, तुम किसी में भी कर सकते हो। तुम ऐसे थोड़ी ना पता कर सकते हो किस में सब्सटीट्यूट करूंगा तो लाइफ थोड़ा इजी होगा, ऑब्वियसली है ना। तो तुमने क्या बोला, ठीक है सब्सटीट्यूट कर दो, पहले वाले में ही कर दो या दूसरे वाले में कर दो, वहाँ पे बी कम दिख रहा है मुझे, तो x² प्लस x प्लस बी इज इक्वल टू 0, x² प्लस x प्लस बी इज इक्वल टू 0, x² प्लस x प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब x के जगह डाल दो ये, डेट इज b + 1 का होल स्क्वायर अपॉन b - 1 का होल स्क्वायर प्लस b + 1 अपॉन b - 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब तुम्हें दिख रहा होगा b - 1 का होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ओके। ऊपर क्या आ जाएगा b + 1 का होल स्क्वायर, डेट इज a² प्लस b² प्लस 2b प्लस, और ऊपर क्या जाएगा b + 1 इंटू b - 1 जाएगा, तो a² - b² प्लस
b इंटू बी माइनस वन का होल स्क्वायर जाएगा, डेट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b इज इक्वल टू 0। अच्छा, a अपॉन बी जीरो है, इसका मतलब क्या, a अपॉन बी जीरो है, इसका मतलब जीरो कौन है, a जीरो है। लेकिन साथ में हमें ये कंडीशन याद रखना है, जब मैं इसको इक्वेट करूंगा जीरो से और अगर b की वैल्यू 1 आ गई तो मैं b की वैल्यू 1 नहीं ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि b की वैल्यू अगर 1 ले लूंगा तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मैं ऊपर वाले को इक्वेट कर रहा हूँ जीरो से। ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करके देखोगे, इफ यू विल सी, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया, 2b स्क्वायर, 1 माइनस 1 कैंसल आउट हो गया, इधर से प्लस 2b, इधर से प्लस बी क्यूब, इधर से प्लस बी, इधर से माइनस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये भी कैंसल आउट हो गया, बहुत ही बढ़िया। यहाँ से यू विल गेट बी क्यूब प्लस 3b इज इक्वल टू 0। अच्छा, बी क्यूब प्लस 3b अगर 0 है तो दोनों में कॉमन क्या है, b, तो बी स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स b कैन बी 0 और बी स्क्वायर प्लस 3 कैन बी इक्वल टू 0। अच्छा, बी स्क्वायर 3 0 है, मतलब b इज इक्वल टू प्लस और माइनस √3 आयोटा। तो तीन ऑप्शन आ गए, b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू √3 आयोटा एंड b इज इक्वल टू माइनस √3 आयोटा। देख लेते हैं कौन सा आंसर सही है। तो इन्होंने क्या किया है, एक ही आंसर दे के रखा है, सिंगल करेक्ट था क्योंकि, तो ऑप्शन आ गया माइनस √3 आयोटा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, हमने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं भाई। किस पे है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर, IIT JEE एडवांस की यही खासियत है, वो क्या करते हैं, मल्टीपल चैप्टर्स को एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक मैट्रिक्स दिया है जिसमें ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1 एंड इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। उन्होंने ऑलरेडी बता दिया, ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड एस बी द सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म दिस। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब सबसे पहली बात पता होना चाहिए, जिसका डिटर्मिनांट अगर ए नॉन सिंगुलर है तो डिटर्मिनांट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है ना। अगर डिटर्मिनांट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो गया तो वो सिंगुलर आ जाता है। ओके, चलो अब ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वेयर इच ए बी सी इज आइदर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इन्होंने फिक्स नहीं बताया, ए बी सी कैन बी ओमेगा और इट कैन बी ओमेगा स्क्वायर। देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस इन दिस सेट एस। ओके, मतलब कितने ऐसे मैट्रिक्स पॉसिबल है। ठीक है, देखो जब इस टाइप के पीएनसी वगैरह नंबर ऑफ वगैरह आ जाता है तो थोड़ा सा बच्चे घबरा जाते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, वो नॉन सिंगुलर है ना, नॉन सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तुम क्या करोगे, डिटर्मिनेंट निकालोगे। जब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, सोचो क्या आएगा, इसका डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए, 1 इंटू 1 माइनस ओमेगा सी माइनस ए इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर सी प्लस बी इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। वाह, बी का तो काम ही खत्म हो गया, बी है ही नहीं। मेरे पास क्या आ गया इक्वेशन, 1 माइनस ओमेगा सी माइनस ए ओमेगा प्लस ए सी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा कॉमन सी प्लस ए सी इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया डेल्टा या फिर डिटर्मिनांट। अब ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब तुम्हें पता है ए एंड सी कैन टेक वैल्यूज एज ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो केसेस बनाने पड़ेंगे। अगर ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ओमेगा है, केस 1, अगर ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ओमेगा है, तब देखते हैं इस डिटर्मिनेंट का क्या हाल होता है। दिस इज 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा 2 ओमेगा माइनस ओमेगा डेट इज माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 विच इज इक्वल टू ओमेगा। तो ये अगला ओमेगा है एंड दिस इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये वाला केस एक्सेप्टेड है। केस नंबर 2, व्हेन ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ए और सी दोनों के दोनों ओमेगा स्क्वायर हो जाए, उस केस में देखना जरा, तुम बोलोगे दिस इज 1 माइनस
ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, 2 ओमेगा क्यूब तो -2 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा टू द पावर 6 विच इज़ 1। तो ये तो एग्जैक्टली जीरो आ रहा है, ठीक है। दिस मीन्स ये वाला केस नॉट वैलिड। नाउ केस नंबर 3, केस नंबर 3 को देखोगे तो या तो ए ओमेगा हो जाए और सी ओमेगा स्क्वायर हो जाए, ए ओमेगा हो जाए सी ओमेगा स्क्वायर हो जाए। देन वी कैन सी कि अगर ए ओमेगा हो गया और सी ओमेगा स्क्वायर हो गया तो दिस इज 1 माइनस ओमेगा टाइम्स ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? -1, -1 तो माइनस ओमेगा माइनस प्लस प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब डेट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये तो एग्जैक्टली जीरो आ रहा है, ठीक है। दिस मीन्स केस 3 भी वैलिड नहीं है, और केस 3 वैलिड नहीं है तो ऑब्वियसली केस 4 भी वैलिड नहीं होगा, क्योंकि इसमें ए और सी सिमेट्रिक फॉर्म में है और ए और सी इंटरचेंज करने से कुछ नहीं। दिस मीन्स सिर्फ एक ही केस एक्सेप्टेबल है जिसमें डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है। अच्छा, तो इसका मतलब एक ही मैट्रिक्स पॉसिबल होगा? नहीं, यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है बच्चों से, ठीक है। लेकिन किस्मत से उन्होंने एक भी आंसर 1 नहीं दिया है, ठीक है। किस्मत अच्छा है, वो लोग आंसर 1 भी दे सकते थे। अभी तुम्हें ए बी सी तीनों को देखना है ना। अब सोचो ए ओमेगा सी बी ओमेगा, ये तो फिक्स हो गया, ये तो रहेगा। बी कुछ भी तो हो सकता है, बी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है डेल्टा। दिस मीन्स बी कैन बी ओमेगा और इट कैन बी ओमेगा स्क्वायर। मतलब ऐसे कितने मैट्रिक्स पॉसिबल हो गए? 2। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सिंपल, बहुत ही बढ़िया क्लासिकल क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, जेई एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आ जाता है। इसी तरीके से जेई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम्हें लगेगा ठीक है मैंने फॉर्मूला लगाया, या फिर ज़्यादा दिमाग लगा नहीं, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। लेकिन जब तुम जेई एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व करते हो, प्योर कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, तुम्हें मज़ा आ जाता है सॉल्व करके, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो, ठीक है। चलो, और नहीं है तो मैं हर जगह बता ही रहा हूँ किस तरीके सोचना है, सोचने सीख ही जाओगे। और अगर फॉलो करते रहे, सारे पेपर्स को देखते रहे, तो ऑब्वियसली एग्जाम तुम्हारा अच्छा जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन है द सर्कल पासिंग थ्रू -1, 0, ठीक है, एंड टचिंग द y एक्सिस एट 0, 2 ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट। ओके, दिस मीन्स कुछ भी हो, ये जो डेटा गिवन है उससे मुझे एक सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। उस इक्वेशन को फाइंड आउट करने के बाद मैं देखूंगा चारों ऑप्शन को सेटिस्फाई करके कि कौन सा आंसर सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालना है तो स्टैंडर्ड सब कुछ गिवन है तो स्टैंडर्ड ही बना लेते हैं। डेट इज ये वाई एक्सिस है, सपोज वाई एक्सिस को अपना सर्कल टच कर रहा है 0, 2 पे एंड पासिंग थ्रू -1, 0। ओके, तो या तो तुम स्टैंडर्ड सर्कल ड्रॉ कर लो, यहाँ पे टच कर रहा है, -1, 0 से पास कर रहा है, दिस मीन्स सर्कल इज दिस लाइक दिस, इस टाइप से कुछ बना सकते हैं ना। ये तो ठीक है, सर्कल ऐसे बना लोगे, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद तुम क्या बोलोगे कि अगर इफ सर्कल इज टचिंग वाई एक्सिस, इफ सर्कल इज टचिंग वाई एक्सिस, तो ऑब्वियसली सर्कल का जो तुम, अगर सर्कल सपोज वाई एक्सिस को कहीं भी टच कर रहा है, दिस मीन्स सर्कल का जो सेंटर है उसका वाई कोऑर्डिनेट उतना ही होगा। ओके, ठीक है, ये सब तो ठीक है, बोलने वाली बात है, हो जाएगा इससे। लेकिन दूसरा तरीका, ये तरीका सोचना देखना मज़ा आ जाएगा। ऐसे सोचो, कोई भी वाई एक्सिस एक लाइन है, वाई एक्सिस जो लाइन होता है वो क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो इज द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, ये तो पता होना चाहिए। ओके, नाउ आवर सर्कल इज टचिंग दिस लाइन एट 0, 2। अच्छा बताओ, सिर्फ इस सिचुएशन को देखो, ये तुम्हें किस चीज़ का याद दिला रहा है? तुम सोचो, एक लाइन है और एक पॉइंट से टच करने वाले कितने सर्कल होंगे? तुम बोलोगे इनफाइनाइट सर्कल होंगे। उन सारे सर्कल को क्या बोला जाएगा? फैमिली ऑफ सर्कल। ये नहीं सोच पाते हैं बच्चे, ठीक है, जल्दी फैमिली ऑफ सर्कल से भी जा सकते हैं हम लोग। दिस मीन्स कि हमें ये पता होता है कि एक लाइन और एक पॉइंट पे पास करने वाले इनफाइनाइट सर्कल है, उस फैमिली सर्कल का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, डेट इज एस प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0 का यूज़ करते हैं, जहाँ पे एस इज दी पॉइंट सर्कल। ओके, तो 0, 2 पे एक पॉइंट सर्कल लिखोगे तो कैसा आएगा? x-0 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस
लैम्डा टाइम्स लाइन क्या है, सिर्फ x इज इक्वल टू 0। ये इनफाइनाइट सर्कल होंगे, बहुत सारे लैम्डा की वैल्यू अलग अलग डालते जाओगे, अलग अलग सर्कल आते जाएगी, ठीक है। लेकिन हमारा जो सर्कल उसका क्या खास बात है, आवर सर्कल इज पासिंग थ्रू -1, 0। दिस मीन्स -1, 0 शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ आवर सर्कल। और अगर ये हमारा सर्कल होना है तो -1, 0 इसको सेटिस्फाई करेगा। सो पुट x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन। यू विल गेट -1 का होल स्क्वायर डेट इज 1, y 0 है तो y 2 का होल स्क्वायर इज 4 प्लस लैम्डा टाइम्स -1 डेट इज माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। लैम्डा अगर 5 आ गई तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ गया डेट इज x स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल डेट इज x स्क्वायर प्लस y -2 दी होल स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0। अब हमें बस चेक करना है कि कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है। ओके, -3/2, 0। अगर मैं x को -3/2 रख दूँ या फिर y को 0 रख दूँ, चलो x को -3/2 रखेंगे तो दिस इज 9/4, y को 0 रखा तो दिस इज +4 एंड दिस इज -15/2, ठीक है। दिस इज 4 16 25/4 और इधर 2 × 2 क्या 30/4, तो ये तो 0 नहीं आ रहा है। दिस मीन्स ऑप्शन नंबर 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन डाल के देखते हैं। -5/2, 2। जब 2 डालोगे तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली -5/2 डालोगे 25/2 आएगा और इधर से आएगा -25/2। वाह, दिस इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, हमने बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट भी सीखा इससे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। द क्वेश्चन इज फ्रॉम दी लिमिट्स, ठीक है। इफ लिमिट्स x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये वाला लिमिट इज 2b × sin² थीटा। उन्होंने एक लिमिट की वैल्यू डायरेक्टली दे रखी है 2b × sin² थीटा। देन उन्होंने ये भी बताया कि b इज ए पॉजिटिव नंबर एंड थीटा बिलोंग्स टू -π to π। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा पूछा है, ठीक है। थीटा का वैल्यू पूछा गया है, बता देंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली लिमिट इवैल्यूएट करना पड़ेगा। लिमिट इवैल्यूएट करेंगे कैसे, तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, कौन सा फॉर्म है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। जब x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो ये 1 to the power इन्फिनिटी आ जाएगा। अच्छा, 1 to the power इन्फिनिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, 1 to the power इन्फिनिटी को सॉल्व करने का एक स्टैंडर्ड मेथड है। क्या करते हैं, एक्सपोनेंट ले लेते हैं, लिमिट अंदर गया, x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, gx डेट इज 1/x इंटू fx -1, मतलब ये पूरा -1 कर देंगे तो बचेगा x इंटू ln 1 + b²। ओके, दिख रहा होगा x से x कट गया, x इज इक्वल टू 0 रखने का अब कुछ बचा ही नहीं। मतलब ये जो तुम्हारा आंसर आया डायरेक्टली वो कितना आ गया, एक्सपोनेंट ऑफ ln 1 + b²। ओके, एक्सपोनेंट ऑफ ln 1 + b², तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा। मतलब ये तो सिखाया जाता है ना, अगर a to the power log b बेस a ही हो तो दिस इज डायरेक्टली b। तो वही e to the power ln 1 + b² इज सेम एज 1 + b²। दिस मीन्स लिमिट तुम्हारा कितना आ गया, 1 + b²। अच्छा, तो 1 + b² की वैल्यू कितनी है, 2b sin² थीटा। अच्छा, नाउ दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या तो तुम ऐसे देख लो या फिर व्हाट वी कैन डू, b से डिवाइड कर दो। देखो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक तो वो तरीका होगा एंड b इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, उससे देख सकते हो। लेकिन मुझे एक हिंट लगा कि b अगर ऑलवेज पॉजिटिव है और मैं अगर b से डिवाइड कर दूँ दोनों साइड तो ये कैसा बन जाएगा, देखो 1 + b + b इज इक्वल टू 2 sin² थीटा बन जाएगा क्या, यस सर। अच्छा, b अगर पॉजिटिव है तो इसमें जब am gm लगाओगे तो दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन sin² थीटा की वैल्यू हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1, तो उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये ओवरऑल हमेशा लेस देन और इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। मतलब LHS हमेशा 2 या 2 से बड़ा है, RHS हमेशा 2 या 2 से छोटा है। अच्छा बताओ, दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, मतलब कब होगा ये,
जब दोनों 2 के बराबर होगा। जब दोनों 2 के बराबर होगा मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा को 2 के बराबर होना पड़ेगा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा को 1 के बराबर होना पड़ेगा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा 1 है, दिस मीन साइन थीटा कितना, प्लस और माइनस 1। साइन थीटा प्लस और माइनस 1 मतलब या तो इधर या तो इधर, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो हमेशा 0 होता है साइन थीटा, तो या तो इधर π/2 का मल्टीपल या तो माइनस π/2, तो प्लस और माइनस π/2, डी वाला ऑप्शन करेक्ट। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, देख लो एक ही क्वेश्चन से कितना चीज़ सीखने को मिल रहा है हमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं भैया। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, एरिया का क्वेश्चन आ गया, ठीक है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ऑलरेडी एक डिफाइन किया, फंक्शन -1 से 2, 0 से इन्फिनिटी, बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन, एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है ग्राफ, ठीक है। एक रिलेशन दिया है डेट इज एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, चलो ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 से 2, -1 से 2 के बीच में जितने भी नंबर है, मतलब फंक्शन जहां भी डिफाइंड है वहां पे ये वाला कंडीशन होल्ड करता है। अब उन्होंने बोला है R1 इज इक्वल टू दिस एंड R2 बी द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस एंड द एक्स एक्सिस, देन R1 R2 में रिलेशन निकालना है, ठीक है निकाल लेंगे। पहले R1 तो उन्होंने दे दिया है, R1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब R1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं एक बार क्या करता हूँ, R1 को लिख लेता हूँ, R1 को लिख लेता हूँ। R1 इज -1 से 2 इंटीग्रेशन x इंटू एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको रख दिया, अभी लिख के बस रख लिया। पहले तो R2 निकालना हमारा मेन काम है। R2 बेसिकली एरिया ऑफ द रीजन है। अब अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, देखो -1 से 2 में, मतलब -1, इसको मैं हटा रहा हूँ, -1 से 2 में ऑब्वियसली फंक्शन 0 से ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। इस टाइप सोच लो, ठीक है, कोई भी कंडीशन तो लोगे, एक कंडीशन मैंने ऐसा ले लिया, ओके। और x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2 के बीच में जब एरिया कैलकुलेट करोगे तो ये तो बेसिकली R2 कितना आ जाएगा तुम्हारे, इंटीग्रेशन -1 से 2 एफ एक्स डी एक्स, R2 तो ये है तुम्हारा। अब तुम्हें निकालना है R1 R2 में रिलेशन, ओके निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, R2 को कुछ कर सकते हैं क्या, R2 को तो कुछ नहीं कर सकते, -1 से 2 एफ एक्स डी एक्स में क्या ही कर सकते हैं, एफ एक्स के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। अच्छा R1 को R2 के टर्म में ला सकते हैं क्या, एक बार सोचो। हाँ, इंटीग्रेशन है, यहाँ पे कुछ दिया है एफ एक्स इज सेम एज 1 माइनस एक्स। अच्छा, लिमिट का सम कितना आ रहा है, -1 + 2 1 आ रहा है। अच्छा, कहीं ये a + b - x तो नहीं लिखा हुआ है, मुझे तो लग रहा है वही लिखा हुआ है। देखो इफ़ R1 में मैं ये वाला कंडीशन लगा दूँ, f ऑफ a + b - x डेट इज किंग्स रूल, अगर ये लगा देता हूँ तो देखो ये क्या बनता है, R1 विल बी सेम एज -1 से 2, R1 विल बी सेम एज -1 से 2 a + b - x, x के जगह 1 - x, एफ एक्स के जगह f ऑफ 1 - x dx, R1 विल बी -1 से 2 1 - x। अब मुझे पता है f ऑफ 1 - x इज सेम एज एफ एक्स dx, सो R1 इज इक्वल टू -1 से 2 1 इंटू एफ एक्स इज एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन x इंटू एफ एक्स डी एक्स, -1 से 2। अच्छा, ये R1 है, ये तो R2 लिखा हुआ है, हाँ, माइनस ये फिर से R1 लिखा हुआ है, हाँ, दिस मीन्स 2R1 इज इक्वल टू R2 है, हाँ, वाओ, 2R1 इज इक्वल टू R2, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही प्यारा सा एरिया का क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व कर लिया, बस एक किंग्स रूल लगा, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी सिंगल करेक्ट ही चल रहा है, सोच लो कितने क्वेश्चंस दे के रखे हैं सिंगल करेक्ट में इन्होंने। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, दो फंक्शन उन्होंने दे दिया, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, हर फंक्शन मतलब हर रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब सोचना नहीं है कहाँ डिफाइंड है कहाँ अनडिफाइंड है। देन द सेट ऑफ ऑल एक्स सेटिस्फाइंग दिस, बाप रे, ये दे रखा है, ऐसे कौन से एक्स है जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, वेयर एफ ओ जी का मतलब दे रखा है एफ ऑफ जी एक्स, बेसिकली कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। चलो, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे एफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स निकालना पड़ेगा, एंड जी ऑफ एफ ऑफ
ये सब कुछ निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकालते हैं। निकालने जब बैठोगे तो एफ ऑफ, पहले निकालना क्या है देख लेते। एफ ऑफ जी ऑफ, फिर से जी ऑफ एफ एक्स, एक एक करके निकालेंगे। पहले जी ऑफ एफ एक्स निकाल लेते हैं। जी के अंदर एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स कितना आएगा देखो, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ जी ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब जी के अंदर फिर से साइन, मतलब एफ ऑफ जी के अंदर साइन के अंदर साइन एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब एफ के अंदर मतलब दिस इज साइन स्क्वायर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारा एल एच एस है, इज इक्वल टू आर एच एस। आर एच एस में देखो यहीं तक दिया हुआ है, मतलब ये वाला टर्म नहीं लगाते, ये वाला टर्म नहीं लगाते, ये वाला टर्म नहीं निकालते, ये लगाते तो यही आर एच एस था। देखो बस ये हटा दो तो आर एच एस बन जाएगा ना, है कि नहीं। हाँ, या तो तुम बार बार करते यहाँ तक, या फिर डायरेक्टली ये विजुअलाइज कर लेते। ठीक है, तो मैंने इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। अच्छा, अभी देखो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर को कुछ देर के लिए ऐसे सोचो, दिस इज एंगल थीटा, दिस इज एंगल थीटा। तो बेसिकली इन्होंने क्या दिया है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसको मुझे सॉल्व करना है। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो यू कैन से साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, और साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, और साइन थीटा इज इक्वल टू वन। ठीक है, अच्छा साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, दिस मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी, एन पाई। और थीटा है क्या, थीटा है साइन एक्स स्क्वायर। अच्छा, साइन एक्स स्क्वायर एन पाई है, एन इंटीजर है, दिस मीन्स ये वाला कंडीशन। अब ऐसे सोचो एन की वैल्यू क्या होगी, माइनस माइनस में आएगी, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, ऐसे चलता जाएगा एन। अब तुम सोचो इसके बारे में, सोच रहा हूँ सिर्फ, एन को माइनस टू रखोगे तो कितना आएगा, माइनस टू पाई। माइनस टू पाई माइनस वन से बहुत ही छोटा है, साइन कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि साइन की वैल्यू हमेशा माइनस वन से वन के बीच। माइनस वन भी माइनस पाई होता है, जो कि माइनस 3.14 होगा, जो कि माइनस वन से बहुत छोटा है। उस टाइम पे भी काम नहीं, सिर्फ जीरो पे काम चलेगा, उसके अलावा कभी भी काम नहीं चलेगा। दिस मीन्स एन को जीरो होना ही पड़ेगा, डेट इज साइन ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू जीरो। फिर से एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एन पाई, और एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट अंडर एन पाई। एक आंसर यहाँ से आ गया। ठीक है, दूसरा आंसर साइन थीटा वन। साइन थीटा वन कब आएगा, जब थीटा की वैल्यू 2n प्लस वन पाई बाई टू होगी, डेट इज एन पाई प्लस पाई बाई टू। 2n प्लस वन पाई बाई टू, नहीं साइन थीटा सिर्फ वन चाहिए ना, तो 4n प्लस वन पाई बाई टू, डेट इज 2n पाई प्लस पाई बाई टू। यहाँ भी n एक इंटीजर है। अच्छा, n जब नेगेटिव n वन रखोगे तो ऑब्वियसली ये वन से बहुत ही बड़ा हो जाएगा, डेट इज साइन एक्स स्क्वायर है, क्योंकि थीटा तो वो चलेगा नहीं। n जीरो रखोगे तो पाई बाई टू, वो भी 1.57, वो भी नहीं चलेगा। नेगेटिव रखोगे फिर भी बड़ा हो जाएगा, दिस मीन्स यहाँ से कोई आंसर ही नहीं आएगा। अच्छा, मतलब आंसर सिर्फ ये, हाँ, एक्स कितना, प्लस और माइनस रूट एन पाई, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा विजुअलाइजेशन था ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एक्स कॉमा वाई बी एनी पॉइंट ऑन दिस पैराबोला। एक मेरे पास पैराबोला है जो कि बहुत ही प्यारा सा स्टैंडर्ड पैराबोला है। ठीक है, ये पैराबोला तो मैं ड्रॉ ही कर सकता हूँ। ओके, लेट पी बी अ पॉइंट दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 0, 0, 0, 0, दिस इज एक्स कॉमा वाई, ये एक लाइन सेगमेंट है। अच्छा, अब P एक पॉइंट है जो कि डिवाइड करता है इस लाइन सेगमेंट को 1:3 रेशियो में। देन द लोकस ऑफ द P का लोकस निकालना है तो P को H कॉमा के मान लिया। नाउ अब सोचो P का H कोऑर्डिनेट तो बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा, 1 × x प्लस 3 × 0 डिवाइड बाई 1 + 3 4, डेट इज x/4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4h। ठीक है, अच्छा K भी तो तुरंत निकल जाएगा, कैसे,
के विल बी इक्वल टू 1 इंटू वाई प्लस 3 इंटू 0/4, तो वाई भी आ गई 4 के। नाउ वाई पता है, एक्स पता है और दोनों इस पे लाई कर रहा है, दिस मीन्स वाई स्क्वायर इज 4k, 16k² इज इक्वल टू 4x 4h, 16 कट गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज द लोकस। बहुत ही इजी, ठीक है। नेक्स्ट आता है, हम लोग सेक्शन 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब आता है सेक्शन 2 में फिर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। 1 और मोर में बी करेक्ट, हो सकता है एक ही आंसर करेक्ट हो सकता है मल्टीपल आंसर करेक्ट हो, ठीक है, तो कुछ भी सही हो सकता है। चलो सॉल्व करते हैं। 49, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही इजी फंक्शन गिवन है। देखो पीस वाइज फंक्शन गिवन है। पीस वाइज फंक्शन का मतलब क्या होता है, अलग अलग इंटरवल में अलग अलग फंक्शंस गिवन है। और फंक्शन बोला है -π/2 से छोटा जाओगे तो इधर, -π/2 से 0 में ये वाला फंक्शन, 0 से 1 में ये वाला फंक्शन, 1 से बड़ा ये वाला फंक्शन, ठीक है। फंक्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शंस को देखा जाए तो f(x) इज कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। बेसिकली कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात चल रही है। अब कौन कौन से पॉइंट पे चल रही है ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला तो यही करेंगे हम लोग, ए वाला देखते हैं सही है या गलत। f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -π/2। अच्छा, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, पहले कॉन्सेप्ट ही जान ले। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तब होता है जब लिमिट LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट दैट पॉइंट हो जाए, ठीक है। तो -π/2 पे लिमिट निकालेंगे। -π/2 पे जब लिमिट निकालोगे, देखो क्या आ रहा है, LHL लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स -π/2 नेगेटिव, -π/2 से छोटा, ऑब्वियसली ये वाला फंक्शन आएगा, 0 आ जाएगा, दिख रहा है, -x -π/2, जो -π/2 -1 प्लस π/2, दिस इज 0, ठीक है। एंड f ऑफ π/2 निकालोगे तो वो भी इसी वाला फंक्शन में है, तो वो भी 0। नाउ f ऑफ π/2 -π/2 प्लस बोल दो या लिमिट x टेंडिंग टू -π/2 प्लस बोल दो, cos π/2 0, तो ये भी 0। दिस मीन्स LHL RHL सब इक्वल, ऑप्शन नंबर ए सही। ये तो बहुत इजी था, मतलब बोर्ड लेवल का क्वेश्चन बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ अब आता है मेन क्वेश्चन, दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी का 2 चीज़ है, देखो, या तो अगर प्यारा प्यारा फंक्शन गिवन होता है तो ये रिकमेंड किया जाता है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे तो तुम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो और देख लो वो डिफरेंशिएबल है या नहीं, ठीक है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे भी चेक कर रहे हो, अगर कंटिन्यूअस मिल चुका है तो तुम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो, अगर डिफरेंशिएट करना ईजी है तो, और उसके बाद चेक कर लो LHD RHD एग्जिस्ट करता है या नहीं। ये तो ईजी मेथड है, MCQ मेथड। लेकिन प्रॉपर मेथड से जाते तो क्या करते, एब इनिशियो प्रिंसिपल, डेट इज हम लोग LHD निकालते लिमिट से, RHD निकालते, उसके बाद काम चलाते। लेकिन यहाँ पे तो हम लोग ऐसा करेंगे ही नहीं। यहाँ पे हमने बोला x इज इक्वल टू 0 पे देखना है, 0 पे फंक्शन यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा है। अच्छा, पहले 0 पे ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, जब x इज इक्वल टू 0 डालोगे यहाँ कितना आ रहा है, -1, यहाँ कितना आ रहा है, -1। दिस मीन्स x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस तो है। कंटिन्यूअस और डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करो, सिर्फ इसको और इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे बाकी सबसे कुछ लेना देना नहीं है। cos x का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, cos x का डिफरेंस माइनस साइन x, और माइनस पहले से है तो प्लस साइन x, ठीक है। x लेस देन 0 पे देख रहा हूँ मैं। अच्छा, x ग्रेटर देन 0 पे देखो, x -1 का डिफ्रेंशिएशन इज 1। नाउ अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करते हो, x इज इक्वल टू 0 माइनस पे जाते हो तो साइन 0 डेट इज 0, f इज 0 प्लस पे जाते हो तो 1। ये तो अलग अलग आ गया, LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, दिस मीन्स नॉट डिफरेंशिएबल, और इन्होंने वही बोला है कि नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब ये वाला भी ऑप्शन सही आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन बोला गया f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, मतलब अब हमें x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है, मतलब अब हमें ये और ये देखना है, इसको और इसको देखना है। पहले 1 डालो, यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ डालो 0 आ रहा है, दिस मीन्स कंटिन्यूअस तो है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करते हैं, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन 1, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन 1/x, x इज इक्वल टू 1 पे जाओगे तो ऑब्वियसली डिफ्रेंशिएबल मिल रहा है मुझे, ठीक है। ये f' था,
1 पे 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव दोनों पे 1 आ रहा है, दिस मीन्स एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी डिफ्रेंशिएबल। इसी तरीके से -3/2, ओके -3/2 एक भी पॉइंट नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे पता है -3/2 इज एग्जैक्ट -1.5। अच्छा, और π/2 कितना होता है 1.57। तो जब नंबर लाइन बनाओगे तो ऑब्वियसली -1.57 इधर रहेगा, -3/2 इधर रहेगा, मतलब -1.5। ठीक है, दिस मीन्स तुम्हारा जो -3/2 है वो कौन से इंटरवल में है, इस इंटरवल में। इस इंटरवल में एक ही फंक्शन है, डेट इज -cos x। अच्छा, -cos x तो हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, cos x इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो ये तो डायरेक्टली सही हो गया बिना चेक किए ही। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे। चारों ऑप्शंस करेक्ट है, ABCD। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी। बोला गया लेट E एंड F बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट। जैसे ही ये वाला लाइन पढ़ा, ये मैं बार बार अपने रिवीजन सीरीज में बताते रहता हूँ कि इंडिपेंडेंट वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, IIT का फेवरेट है, मतलब इंडिपेंडेंट में पूछते हैं। अगर इन्होंने ये दे दिया, तुम्हें मैथमेटिकली लिखने आना चाहिए चीज कि E एंड F इंडिपेंडेंट है तो क्या, तो ये अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं तो PE इंटरसेक्शन F इज PE इंटू PF। पहला लाइन पढ़ के तो मैंने इतना जान लिया। ठीक है, इसको रखते हैं, कभी ना कभी यूज आएगा, तभी ये दिया गया है। ओके, नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी डेट एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर इज 11/25 and probability that none of them occur is 2/25। PT denotes the probability of occurrence of T। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, पहले ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, बताया जाता है भाई वेन डायग्राम बना लो, उससे लाइफ ही बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, दो इवेंट्स है अगर E एंड F, तो कुछ ऐसे दिख रहे होंगे। ठीक है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर का मतलब क्या होता है, ये वाला रीजन जिसमें सिर्फ E हो रहा है, या फिर ये वाला भी रीजन तो जिसमें सिर्फ F हो रहा है। एग्जैक्टली ये जो ग्रीन शेडेड रीजन है इसमें एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर है। और इस रीजन को लिखोगे कैसे, तो प्रोबेबिलिटी E यूनियन F में से तुम माइनस कर दोगे प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F। सबको दिखना चाहिए ये चीज़, और ये गिवन है 11/25। ओके, अब तुम्हें ये तो पता है प्रोबेबिलिटी E यूनियन F का फॉर्मूला, डेट इज PE प्लस PF माइनस 2P इंटरसेक्शन F। मैंने डायरेक्टली -2 क्यों लिख दिया, एक यहाँ से माइनस आएगा, एक माइनस ऑलरेडी था, दिस इज 11/25। चलो, ये हमने पता कर लिया। नेक्स्ट, बोला गया द प्रोबेबिलिटी डेट नन ऑफ देम अकर इज 2/25। नन ऑफ देम अकर का मतलब बाहर, डेट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी E यूनियन F, बाहर वाला यही है, दिस इज 2/25। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी E यूनियन F कितना आ रहा है तुम्हारा, प्रोबेबिलिटी E यूनियन F तो मेरा सर 1 माइनस 2/25, डेट इज 23/25 आ रहा है सर। ओके, अच्छा E यूनियन F आ गया, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली तो निकाल सकता हूँ P इंटरसेक्शन 11/25 इज इक्वल टू 23/25 माइनस प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F निकाल सकता हूँ। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन कितना F आ गया तुम्हारा, 23 माइनस 11 सर 12/25। ओके, यहाँ से डेट इज PE इंटू PF आ गया तुम्हारा 12/25। देखो, तुम अगर क्वेश्चन यहाँ तक ही सॉल्व करके आंसर टिक बहुत ही आसानी से कर सकते हो। मल्टीपल करेक्ट है, PE इंटू PF 12/25 चाहिए, ऑप्शन नंबर C में है नहीं, ऑप्शन नंबर B में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर A एंड ऑप्शन नंबर D में PE इंटू PF कितना आ रहा है 12/25, तो आंसर ऑब्वियसली वही होगा। लेकिन एग्जैक्ट आंसर तक अगर जाना है तो तुम्हें PE इंटू PF आ चुका है, PE प्लस PF आ जाएगा, कैसे 11/25 इज इक्वल टू PE प्लस PF माइनस 2 इंटू P इंटरसेक्शन F तो आ चुका है 12/25, तो यहाँ से PE प्लस PF की वैल्यू आ जाएगी, P प्लस PF की वैल्यू आ जाएगी 24 प्लस 11, 24 प्लस 10 34 प्लस 1 35/25। ठीक है, तो ये और ये निकाल के यहाँ सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट नहीं पता, दो इक्वेशन दो अननोन है, आसानी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम फिर से पैराबोला, ठीक है। लेट एल बी ए नॉर्मल टू द पैराबोला, कोई भी एक लाइन है जो कि नॉर्मल है इस पैराबोला पे। पैराबोला इन्होंने बहुत ही स्टैंडर्ड दे रखा है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। लेट एल पासेस थ्रू द पॉइंट 9,6, और हमारा जो नॉर्मल है वो पास कर रहा है 9,6 से। देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एल। तो देखो एक तो तरीका ये है कि अगर हम लोग शॉर्टकट से जाएं, ठीक है, तो पहले देख लो 9,6 किस किस में सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। उससे तुम्हारे एक दो ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है तो हो जाएगा, नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, आगे पढ़ेंगे फिर से करेंगे और क्या। हाँ, अब प्रॉपर मेथड में अगर सोचें कि किस तरीके से कर सकते हैं, तो अगर एल नॉर्मल है तो नॉर्मल का इक्वेशन लिखने आना चाहिए। नहीं आता है कोई बात नहीं, टेंजेंट का स्लोप निकाल लो, नॉर्मल का स्लोप निकाल लेना, किसी भी 80 स्क्वायर 280 पॉइंट पे लिख देना, ठीक है, आ जाएगा। मैं तो डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ, दैट इज देखो टेंजेंट का इक्वेशन होता है टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर, ठीक है। या तो इससे जाओ, ओके, नहीं तो नॉर्मल का दो इक्वेशन है, या तो 80 स्क्वायर 280 पे लिखो, या तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 2am वाला से, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे जाओगे तो y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यूब, ये तो हो गया तुम्हारा 80 स्क्वायर 280 पॉइंट पे नॉर्मल। या फिर y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब, इससे जाओगे तो इसका स्लोप आएगा, ठीक है। तुम कोई भी यूज कर सकते हो, दोनों बेसिकली सेम है क्योंकि m इज इक्वल टू माइनस टी है, ठीक है। अब तुम्हें a तो पता है 1 है, तो दिस इज y माइनस टी एक्स प्लस 2t प्लस टी क्यूब। नाउ दिस नॉर्मल इज पासिंग थ्रू 9,6, तो 6 इज इक्वल टू माइनस 9t प्लस 2t प्लस टी क्यूब, ठीक है। तो तुम्हारे पास इक्वेशन क्या आ गया, टी क्यूब 9 माइनस 70 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। वी कैन सी टी इज इक्वल टू 1, टी इज इक्वल टू माइनस 1 इज सेटिस्फाइंग, है ना, माइनस 1 प्लस 7 माइनस 6, हाँ, टी इज इक्वल टू माइनस 1 इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। तो टी प्लस 1 इंटू ब्रैकेट के अंदर जाएगा टी स्क्वायर, टी इंटू टी स्क्वायर, कॉन्स्टेंट में माइनस 6, टी इंटू माइनस 6t, और चाहिए माइनस 70, तो माइनस टी और चाहिए तो टी इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से टी स्क्वायर तो हाँ, तो ये आ गया टी प्लस 1 टी प्लस 2 इंटू टी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखो -2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, -2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ। तो टी की वैल्यू आ गई -1 या फिर -2 या फिर 3। टी इज़ -1 -2 3, टी इज़ -1 -2 3। तो y इज इक्वल टू -1 डालोगे तो इक्वेशन क्या आएगा, x -2 -1, डेट इज y इज इक्वल टू x -3। तो ये वाला y इज इक्वल टू x -3, ये वाला। जब -2 डालोगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2x, ये वाला आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन ए ऑप्शन सी। y इज इक्वल टू 3 रखोगे तो y इज इक्वल टू -3x, तो ये वाला ऑप्शन बी। तो ए बी एंड डी वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। प्यारा सा क्वेश्चन, हमने इससे क्या सीखा, नॉर्मल का इक्वेशन कैसे निकालते हैं पैराबोला पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज, भैया एक लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन गिवन है, एक लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन गिवन है। आगे क्या करना है देखो, उन्होंने बोला है इफ b इज ए कांस्टेंट सच दैट b लाइज इन बिटवीन 0 to 1। b की वैल्यू ऑलरेडी उन्होंने बता दी है 0 से 1। तो देखो इसमें चीट भी कर सकते हैं हम लोग आई को। हम लोग क्या कर सकते हैं, b की वैल्यू कुछ भी एज्यूम करके चल सकते हैं, 1/2। यू कैन टेक b इज इक्वल टू 1/2, उससे प्यारा सा फंक्शन आ ही जाएगा तुम्हारा, है ना। और प्यारा सा फंक्शन आ गया फिर तो ये सब चीज़ निकालना बहुत ईजी, इनवर्स फंक्शन ये सब, दैट कैन बी वन ऑफ द वे। दूसरा वे कैन बी, मुझे दिख रहा है लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन, इसका ग्राफ भी बनाने आता है, ठीक है बच्चों को, लीनियर अपॉन लीनियर का ग्राफ बढ़ते आसान है। जब बनाओगे ग्राफ, ये पढ़ाया जाता है कि लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन
इज ऑलवेज ए वन वन फंक्शन, ठीक है, ये लिख लो कि लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन, कोई लीनियर अपॉन दूसरा लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज वन वन फंक्शन, ठीक है। अगर फंक्शन वन वन है, अब इन्वर्टिबल का बात चल रहा है हर क्वेश्चन में, इन्वर्स निकालने का बात चल रहा है अगर, तो फंक्शन वन वन एंड ऑन टू दोनों होना चाहिए। वन वन तो है, पता चल चुका है, ठीक है, ये चीज़ याद ही रख लो, कोई भी लीनियर अपन लीनियर फंक्शन वन वन होगा। नहीं पता है, एक बार डिफ्रेंशिएट करके देखो, एफ डेफ एक्स या तो ऑलवेज पॉजिटिव या तो ऑलवेज नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट ऑन टू, क्योंकि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल है तो वन वन एंड ऑन टू दोनों होगा तभी इन्वर्स पॉसिबल होगा, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं होगा। मतलब ऑप्शन नंबर वन वही है, एफ इज नॉट इन्वर्टिबल, ठीक है। अब ऑन टू कैसे चेक करेंगे? ऑन टू चेक करने के लिए मुझे रेंज निकालना पड़ेगा इस फंक्शन का। अब रेंज तो बी पे डिपेंडेंट होगा, हाँ देख लेते हैं। बी से अगर डिवाइड कर देते हो तो क्या आता है, देखो, वन माइनस एक्स अपॉन बी डिवाइडेड बाय, यहाँ भी बी से डिवाइड किया, यहाँ भी वन अपॉन बी माइनस एक्स, ठीक है, यही आ रहा ना। बी से ऊपर डिवाइड किया तो वन माइनस एक्स अपॉन बी, हाँ ठीक है। चलो अब देखो बी हमारा 0 से 1 में है, अगर बी 0 से 1 में है और एक्स मतलब फंक्शन का जो इनपुट है वो भी 0 से 1 में ही है। अच्छा 0 से 1 में कोई नंबर है और 0 से 1 में कोई नंबर है, मतलब 0.2 ले लिया और 0.5 ले लिया, तो ऑब्वियसली ये कितना आ गया 2/5, 2/5 इज ऑलवेज लेस देन 1, तो ये कुछ तो पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और उल्टा ले लिया, जैसे 0.5 डिवाइड बाई 0.2 तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएगा, ग्रेटर देन और लेस देन 0 आ जाएगा। नाउ व्हाट अबाउट 1/b माइनस एक्स। अभी तुम सोचो, x हमेशा 0 से बड़ा है, मतलब x हमेशा 0 से 1 के बीच में है, b भी हमेशा 0 से 1 के बीच में है। b अगर 0 से 1 के बीच में है तो 1/b हमेशा 1 से बड़ा होगा ऑब्वियसली, और ये हमेशा 1 से छोटा होगा। दिस मीन्स ये तो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। दिस मीन्स या तो ये पूरा का पूरा ऑलवेज पॉजिटिव होगा या तो ये पूरा का पूरा ऑलवेज नेगेटिव होगा, ठीक है। और यहां पे इन्होंने रेंज में देखा ऑल रियल नंबर, क्या ये कभी 0 हो सकता है? कैन इट बी 0? 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 1 इज इक्वल टू एक्स बाई बी और x इज इक्वल टू बी, लेकिन x इज इक्वल टू बी, देखो वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यहां से ये पता चला कि दिस फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल, फंक्शन इन्वर्टिबल ही नहीं है, और यही सही है। अगर फंक्शन इन्वर्टिबल ही नहीं है तो ये वाले ऑप्शन देखने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है, ये वाले फंक्शन देखने की। तो बेसिकली फंक्शन हमारा ऑन टू है ही नहीं, मतलब इसका ऑल रियल नंबर रेंज है ही नहीं। जब ऑल रियल नंबर रेंज है ही नहीं तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन 3 पे आ चुके हैं हम लोग, एंड इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन में बेसिकली क्या होता है, एक ऑप्शन मतलब आंसर या तो 0 से 9 के बीच में कोई भी इंटीजर पॉसिबल है, ठीक है। चलो ओके, सो लेट्स सॉल्व ओमेगा ओमेगा वगैरह।